हेलो एवरीवन। आज अपन अमेरिकी जो संघीय व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो संसद है जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसके प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा का अध्ययन करेंगे। उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा का जो संगठन है वो किस तरीके से होता है और उसके बाद उसके कार्य और शक्तियाँ वो क्या क्या कार्य करती है। अमेरिकी कांग्रेस का जो प्रथम और लोकप्रिय सदन है उसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। सीनेट जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वो इसलिए क्योंकि सीनेट वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है अमेरिका में, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो कांग्रेस का या व्यवस्थापिका का जो एक दूसरा सदन होता है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है ताकि राज्य केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधित्व वो वहाँ पर कर सके। लेकिन जो प्रतिनिधि सभा है वो एक तरीके से उसको सामान्य जनता चुनती है। जनता के द्वारा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुना जाता है, तो वो जनता की प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है। अमेरिका में यदि अपन बात करें तो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से प्रतिनिधि ज़्यादा चुने जाएंगे और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उनको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे अपन यदि देखें तो न्यूयॉर्क जो राज्य है वहाँ से प्रतिनिधि सभा के लिए 43 सदस्य चुने जाते हैं, और जबकि जैसे अलास्का है, नेवादा, ये जो छोटे स्टेट हैं उनसे वहाँ पर एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अपने यहाँ पर भी यदि अपन लोकसभा में देखें तो जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। बड़े राज्य जैसे यूपी वगैरह है, यहाँ से लोकसभा के लिए ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं, और सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्य वहाँ से एक एक सदस्य चुने जाते हैं, कम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ऐसा ही अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी प्रतिनिधि सदन के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा का संगठन में सबसे पहले देखते हैं सदस्य संख्या। वर्तमान में यदि अपन बात करें तो सदस्य संख्या जो है वो है 435। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या है वो 435 है। वर्तमान में तो 435 है, लेकिन यदि अपन पहले की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें 30,000 जनसंख्या के ऊपर एक एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्योंकि बाद में जैसे जैसे अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती गई तो वैसे वैसे ही प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। शुरू में यदि अपन देखें तो 30,000 जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि था, तो उस समय प्रतिनिधि सभा में कुल 65 प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन 1929 में संशोधन किया गया। उसके बाद में जब 1959 में अलास्का और हवाई ये दो और संघ में शामिल हुए नए राज्य, तो ऐसा करके सदस्य संख्या है वो वर्तमान में अभी कितनी निर्धारित है, 435। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा के लिए सदस्यों की योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए जो योग्यता है कि उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह यूएसए का नागरिक हो और कम से कम 7 वर्ष तक वहाँ पर रह रहा हो, 7 वर्ष से वह अमेरिका में निवास कर रहा हो। इसके अलावा अमेरिका में एक और जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके अनुसार वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी भी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। जैसे अपने यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। अन्य जो योग्यताएं हैं उनमें जैसे पागल, दिवालिया और गंभीर अपराध में लिप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 2 वर्ष है और संविधान द्वारा ये कार्यकाल निश्चित किया गया है। इसे कम और अधिक नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ पर जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष 1976 में बढ़ाया गया था और बढ़ाया जा सकता है यदि संकट काल हो या ऐसा जरूरी हो, लेकिन वहाँ पर इसका कार्यकाल निश्चित है, उसको न कम किया जा सकता है और न ही अधिक किया जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा का चुनाव और उसकी विशेषता। वहाँ का जो चुनाव है वो देखिए कैसे है होता है।
प्रतिनिधि सभा के जो चुनाव है वो वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष का है वो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए वोट कर सकता है। वहाँ पर देखिए चुनाव में जो उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जिसको एक तरीके से वहाँ की चुनाव पद्धति की भ्रष्ट पद्धति या दोषपूर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जेरीमेंडरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्रथा इस तरीके से है क्योंकि शासक दल द्वारा जो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण किया जाता है। तो जो शासक दल होता है वो इस प्रकार से उनका निर्धारण करता है कि वो अधिक से अधिक स्थानों पर जीत पाएँ और जो विरोधी दल है उनको कम स्थान मिले, यानी उनके समर्थन के जो क्षेत्र होते हैं उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल कर लेता है और जहां उसके समर्थक कम होते हैं उनको वह जहां पर अपने समर्थक ज़्यादा है उस निर्वाचन क्षेत्र में शामिल कर देता है, ताकि यदि एक प्रतिनिधि चुना जाना है तो क्योंकि उसके समर्थक वहां पर ज़्यादा है तो उसी को जीत है या विजय जो मिलेगी। और इसका काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध एक फैसला भी सुनाया था 1964 में, जिसके अनुसार ये कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग समान होनी चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। विशेषाधिकारों में प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनको सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और सदन में बोली गई किसी भी बात के लिए या दिए गए भाषण के आधार पर किसी भी सदस्य पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा यदि प्रतिनिधि सभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान दीवानी विवाद में यदि उसका कोई नाम आया है या कोई उसके विरुद्ध शिकायत पाई गई है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि फौजदारी है, देशद्रोह या अन्य कोई गंभीर मामला है तो उसमें सदन का जो अध्यक्ष है उसकी सहमति से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा सदस्यों को जो भी सुविधाएं वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, कार्यालय उनका मिलता है, यात्रा भत्ता है, टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा है, से सब उसको प्राप्त होते हैं। एक अपन देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका फैसला वह स्वयं ही करती है, निर्वाचन आयोग नहीं करता। वहाँ का जो निर्वाचन आयोग या जो भी संस्था है वो नहीं करती, बल्कि अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का स्वयं फैसला करती है और अपराधी को वो स्वयं भी अपने उसके प्रतिनिधि सभा के सदस्य के पद से हटा सकती है। प्रतिनिधि सभा के अधिकारी सबसे पहले सदन का जो अध्यक्ष होता है और एक विरोधी दल का नेता होता है। जो अध्यक्ष होता है वही सदन की कार्यवाही का संचालन भी करता है और साथ ही कि कब उसकी बैठक होगी, कार्यसूची के क्या क्या नियम होंगे, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी वही करता है। इसके अलावा सदन का जितना भी नियम और परंपराओं के अनुसार संचालन करना है तो उसका निर्णय भी जो अध्यक्ष होता है वही करता है। सदस्यों को बोलने का अधिकार देना है, अवसर देना है, किसको देना है, इसका निर्धारण भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए किसी विधेयक पर यदि समान मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग भी कर सकता है, यानी बराबर मत आने पर किसी विधेयक पर यदि बराबर मत आते हैं तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसके अलावा सदन के जो भी कार्य होते हैं जैसे विधेयकों को समितियों को सौंपना है या फिर सम्मेलन जो समिति होती है उसकी नियुक्ति करना है, सदनों के बीच में किसी प्रकार का सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बीच में कोई मतभेद है तो उसको सुलझाने के लिए यदि किसी समिति को नियुक्त करना है तो ये सारा कार्य जो अध्यक्ष होता है वो करता है। इसमें देखिए प्रतिनिधि सभा के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष के अलावा एक विरोधी दल का नेता होता है और क्लर्क वगैरह वो भी इसमें इसके अधिकारी होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन। वर्ष में एक अधिवेशन होना अनिवार्य है कि साल में एक जो अधिवेशन है वो हो गई और ये अधिवेशन लगभग साल के 3 जनवरी के महीने में जो 3 तारीख है उसको प्रारंभ होता है। इसके अलावा सदन के विशेष अधिवेशन जो होते हैं वो भी आमंत्रित किए जा सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं। वैसे कांग्रेस के दोनों सदनों का ही जो सत्र है वो 3 जनवरी को ही शुरू होता है और दोनों सदन ही मिलकर समाप्ति की तारीख भी निश्चित करते हैं कि किस तारीख को समाप्त होगा। सत्रावसान है और यदि मान लीजिए सत्रावसान को लेकर प्रतिनिधि सभा और सीनेट में किसी प्रकार का मतभेद है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की जो तारीख है वो तय की जाती है, निश्चित की जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिनिधि सभा की शक्ति, अधिकार और कार्य, कौन कौन से उसको अधिकार और कानून। सबसे पहले अपन देखते हैं विधायी शक्तियाँ।
यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। वहां पर कानून बनने के लिए कोई भी जो विधेयक है प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और सीनेट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों जब सहमत होंगे तभी कोई विधेयक है वो आगे बढ़ेगा और राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे जाएगा। यदि प्रतिनिधि सभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं है तो फिर वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। संवैधानिक संशोधन की शक्ति है, ये भी दोनों को प्राप्त है, सीनेट को भी और प्रतिनिधि सभा को। और इसके लिए इस तरह का यदि कोई प्रस्ताव आता है प्रतिनिधि सभा में रखा जाता है तो उसके लिए कम से कम प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। वित्तीय शक्तियों में यदि अपन देखें तो इसमें प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा शक्तियां जो है वो सीनेट को प्राप्त है। हालांकि वित्त विधेयक जो शुरुआत है उसकी वो प्रतिनिधि सभा में होती है, सर्वप्रथम रखने का जो काम है वो प्रतिनिधि सभा में किया जाता है और लेकिन पारित होने के बाद उसको सीनेट में भेजा जाता है और सीनेट जब सहमति देती है तभी वह वित्त विधेयक जो है वो पारित होता है। अपने यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा, वित्त विधेयक या धन विधेयक रखे लोकसभा में ही जाते हैं लेकिन राज्यसभा उसको ज़्यादा दिन रोके नहीं रख सकती। राज्यसभा सहमत नहीं है तो भी वह लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर सीनेट भी जो दूसरा सदन है कांग्रेस का उसकी सहमति भी जरूरी होती है। कार्यपालिका शक्तियों में अपन देखें तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनमें किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर संविधान द्वारा प्रतिनिधि सभा को एक अधिकार दिया गया है जिसके तहत कि अधिक मत प्राप्त करने वाले जो 3 उम्मीदवार होते हैं उन 3 उम्मीदवारों में से एक को वह राष्ट्रपति चुन सकती है। इसके अलावा युद्ध की घोषणा है वो प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर करती है। युद्ध के बाद किसी भी प्रकार की संधि होनी है या कोई समझौता होना है तो इसके लिए ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो सीनेट को प्राप्त है प्रतिनिधि सभा को। हालांकि घोषणा के समय दोनों सदनों से सहमति ली जाती है लेकिन संधि या कोई समझौता है तो उस पर सीनेट की सहमति ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद अपन देखते हैं महाभियोग की कार्यवाही। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है या फिर उपराष्ट्रपति है न्यायाधीश, अमेरिका के संविधान के तहत जो महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है उसके प्रतिनिधि सभा में ही इस महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत हो सकती है। प्रतिनिधि सभा से यदि वो पारित हो जाता है तो उसके बाद सीनेट उसके ऊपर विचार करती है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो प्रतिनिधि सभा से ही होती है। इसके अलावा यदि अपन प्रतिनिधि सभा की अन्य शक्तियां देखें तो अपने अध्यक्ष का निर्वाचन वह करती है। अध्यक्ष के लिए एक से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं, चुनाव होता है। सदस्यों के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद है तो उस पर निर्णय भी स्वयं करती है। अपने सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और प्रतिनिधि सभा के सदस्य मिलकर यदि किसी सदस्य को 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको सदन से हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा अपनी बैठकों की जो भी प्रक्रिया संबंधी नियम है उनका निर्माण भी प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अमेरिका का जो कांग्रेस का प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त है। धन्यवाद।